अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह जो है CS5 टर्म का फाइनल टर्म जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं और किस तरह जो है उसके अंदर अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि CS5 टर्म के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट MCQs कौन से हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयरिंग लाजमी करिएगा। मैंने यहाँ पे CS5 टर्म के जो हैंडआउट्स है उसको ओपन किया हुआ है। सो आपको जो बेटा फाइनल टर्म का सिलेबस है वो इस बार जो है वो वीक 7 से लेकर वीक 15 तक है। सो यहाँ से मैंने वीक 7 से लेकर वीक 15 तक सारी जो आपकी PDF थी उनको मर्ज किया हुआ है और मैंने यहाँ पे एक PDF बनाई हुई है। सो यहाँ पे जो टॉपिक्स मैं आपको हाईलाइट करवाऊंगा आपने बस वो कर लेने हैं और उन्हीं में से ऑलमोस्ट आपका सारे के सारे जो पेपर है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, देन हम साथ में MCQs को भी कोशिश करेंगे कवर अप कर लें। सबसे पहले आपने यहाँ पे इनको स्किप कर देना है। सो पहली जो यहाँ पे मेन चीज़ होती है बेटा शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये होती है कि आपने यूज केस देखने हैं कि ये जो एयर टिकट रिजर्वेशन सिस्टम है उसके यूज केस कौन से हैं। ठीक है, इनमें ये शॉर्ट क्वेश्चन भी लग सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका लगाया जा सकता है। ठीक है, ये भी यूज केस रिपीट हो रहे हैं सारे के सारे। सो ये आप लोगों ने कर लेने हैं। ओके, अभी यूज केस होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि यूज केस डायग्राम कैसे बनाई जाती है। ये आपने CS403 डेटाबेस के अंदर भी आपको पढ़ाया गया था कि यूज केस डायग्राम कैसे बनाते हैं। इसके अलावा CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पार्ट फर्स्ट में भी आपको पढ़ाया गया था कि यूज केस डायग्राम कैसे बनाई जाती हैं। और मोस्टली जो उसकी असाइनमेंट्स होती हैं, पहली असाइनमेंट 504 और 403 की, वो इसी चीज़ के ऊपर बनाई जाती है कि यूज केस डायग्राम कैसे बनाई जाती है। ठीक है, ये जब आप अपना प्रोजेक्ट SRS बनाएंगे तब भी आप कुछ इस तरह करके ही अपना जो SRS है उसको डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे इस पार्ट के अंदर हम लोग बस इतना ही कवर करेंगे। आगे वाले पार्ट के अंदर हमारे पास कुछ स्टेप दिए गए हैं कि यूज केस मॉडलिंग जो होती है उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स जो होते हैं हम फॉलो करते हैं। अभी एक सर शॉर्ट क्वेश्चन लगाया जाता है कि यूज केस का स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या होता है, स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या होता है, स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या होता है। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको लाजमी से आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इनको आप स्किप कर दें। बस अगर आपको पता लग गया कि आइडेंटिफाई कर लिया आपने कि जो स्टेप नंबर 2 है उसके अंदर क्या किया जाता है, तो मतलब आपका काम यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, अब उसके बाद बस आपको पता होना चाहिए कि ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है जी, उसके बाद स्टेट मशीन का कंसेप्ट आ गया है। स्टेट मशीन मोल्डिंग का कंसेप्ट जो है हमने पहले भी पढ़ा है और अब दोबारा से हमारे पास आ गया है। ये वीक 6 के अंदर भी हमारे पास स्टेट मशीन का जो कंसेप्ट है दिया गया है और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट MCQs है। ये आपका स्टेट मशीन डायग्राम, स्टेट मशीन मोल्डिंग जो होती है ये क्या होती है। ठीक है जी, उसके बाद स्टेट्स इनिशियल एंड फाइनल स्टेट कौन सी होती है, कि इनिशियल स्टेट कौन सी होती है, फाइनल स्टेट कौन सी होती है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन समटाइम लग जाता है। उसके बाद ट्रांजिशन जो होती है उसको कैसे डिनोट किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ट्रिगर के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद ये सारी की सारी चीजें वही दोबारा से रिपीट हो रही हैं, तो इनको अगर आप एक बार कर चुके हैं तो अब आपको अगेन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस सर ने आपको मजीद बस डायग्राम्स विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको दिखाई हुई है। बहरहाल अगर आप एक बार कर लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद एग्रीगेशन और कंकरेंसी क्या होता है। ये एग्रीगेशन और कंकरेंसी जो है ये शायद आपने CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर भी पढ़ी होगी। अगर आपको आती है तो ठीक है, वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो उसको आप यहाँ से कर लें। उसके बाद गोल ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं कि गोल ओरिएंटेड आ जाती है और एक ट्रेडिशनल RE आ जाता है। ठीक है, वैसे एक्चुअल अगर देखा जाए तो आपका सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। पीछे स्लाइड सर ने मेरे ख्याल से जस्ट रिव्यू करवाया आपको पीछे वाले स्लाइड्स का। एक्चुअल सिलेबस जो आपका यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था। खैर, अगर है वीक 7 के अंदर तो हमें ज़ाहिर है उसको करना पड़ेगा। तो ट्रेडिशनल RE जो है वो ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो होती थी उसके अंदर बेटा हम फोकस करते थे वट के ऊपर, और जो हमारे पास गोल ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होती है उसके अंदर हम फोकस करते हैं वाई के ऊपर। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे MCQ निकाला जाता है कि ट्रेडिशनल RE जो होता है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है और जो गोल ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होती है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट MCQ है बेटा यहाँ पे। उसके अलावा जो अपना हो गया गोल ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, इसको आप क्यों यूज करते हैं, इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म आप यूज करते हैं जब आपने सॉफ्ट इंजीनियरिंग के जो कंसेप्ट होता है उसको फुलफिल करना होता है, जब आपने एक सॉफ्टवेयर जो होता है उसको बनाना होता है। सो यहाँ पे हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन तकनीक दी जाती है। उसके बाद हम एक्सप्लोर करते हैं डिजाइन चॉइसेस। जैसे आपके पास दो चीजें दी गई हैं सेम पर्पज के लिए। अब इसके सिंपल से एग्जाम्पल आप कुछ इस तरह ले लें, जैसे एक आपका बैंक अकाउंट है, उसके अंदर आपको दो चॉइसेस दे दी जाए कि या तो आप यहाँ पे अपना फिंगर स्कैन कर लें या फिर आप यहाँ पे पिन दे दें। सो ये आपके पास दो चॉइस हैं, मतलब एक डिजाइन के अंदर आपको दो चॉइसेस दी जा रही हैं, आप किसी के थ्रू भी उसको फुलफिल कर सकते हैं।
रिक्वायरमेंट कंप्लीटनेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है कि आपकी रिक्वायरमेंट जो है क्या वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई हैं, क्या जो ऑब्जेक्टिव था यूजर का जो आपसे सॉफ्टवेयर बना रहा था क्या उसकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट जो फुलफिल हो गई है, हम कहते हैं रिक्वायरमेंट कंप्लीटनेस। रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि आपको पता हो कि आपने ये रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करनी है, ठीक है। उसके बाद निगोशिएशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसके अंदर हम मोस्टली परफॉर्मेंस की बात कर रहे होते हैं बेटा कि फर्ज करने अगर हम फिंगर स्कैन कर रहे हैं, अभी मैं बैंक की आपको एग्जांपल दे रहा था कि अगर हम फिंगर स्कैन करेंगे तो जाहिर है फिंगर एक इमेज टाइप स्कैन होगी और थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, लेकिन इसकी निस्बत अगर हम पिन का यूज करें तो पिन हमारे लिए थोड़ा सा फास्टर काम करेगा एज कम्पेयर टू हम फिंगर स्कैन करें, इसलिए हमें पिन दी जाती है, मोस्टली बैंक के अंदर फिंगर नहीं दिया जाता। उसके बाद एक सैंपल दिखाया गया है आपको गोल मॉडल का, और ये आपकी असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो इसी में से आई थी, और जो मैंने आपके लिए सोल्यूशन भी बनाया था, अगर आपको याद हो तो ये 5-10 का मैंने सोल्यूशन आप लोगों के लिए बनाया था, और मैं कल नंबर देख रहा था बच्चों के, अल्हम्दुलिल्लाह 14/14 नंबर आए हुए थे बच्चों के, तो माशाल्लाह अच्छी बात है। चलें नंबर भी अच्छे आ गए 15 में से 14। सो रिक्वायरमेंट वर्सेस गोल यहाँ पे दिया गया कि रिक्वायरमेंट और गोल में क्या फ़र्क होता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रिक्वायरमेंट और गोल के अंदर क्या फ़र्क है। खैर बड़ी डीपनेस में बात चली जाएगी, अगर आप पेड पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे बेटा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का फ्रेमवर्क आ गया है कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन सी होती हैं, तो ये खैर आपको पहले भी मैंने आपको बताया था मिड टर्म के अंदर के फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन सी होती है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन सी होती हैं। उसके बाद यहाँ पे फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ आ गई हैं, और उसके बाद यहाँ पे SIG, ये आपके ऑप्शन समटाइम निकल जाते हैं इस तरह के, सॉफ्ट गोल इंटरडिपेंडेंसी ग्राफ, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर सॉफ्ट गोल रिफाइनमेंट के अंदर आप कौन सा मतलब यूज़ करते हैं, एंड का यूज़ करते हैं या और का यूज़ करते हैं। उसके बाद इसके अंदर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होती है, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन होती है, तो इस तरह के जो ऑप्शन होते हैं वो समटाइम निकल आते हैं यहाँ से। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉफ्ट गोल इन NFR, ठीक है, तो ये बेटा आपका नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट फ्रेमवर्क के अंदर ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से MCQs भी निकल आते हैं समटाइम। उसके बाद यहाँ पे फिर वही मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करेंगे, कौन सा कंट्रीब्यूशन किया जाता है। सो आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कब किया जाता है, नेगेटिव कब किया जाता है, एक्सटेंड का यूज़ कब किया जाता है, इंक्लूड का यूज़ कब किया जाता है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटा यहाँ पे, इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो कवर करना है यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद ये डायग्राम्स इनको आप स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये कैसे काम कर रही हैं, ठीक है जी। सो अगर आप पेड पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मुझे बेटा व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद KAOS ऑब्जेक्ट मॉडल, नॉलेज एक्विजिशन इन ऑटोमेटेड स्पेसिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट MCQs है बेटा आपका, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा लग चुका है, इसको लाजमी कर लीजिएगा। उसके बाद एंटिटी क्या होती है, एजेंट क्या होता है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा यूज केस के अंदर, अगर नहीं पढ़ा तो बेटा आप कर लें। उसके बाद वही पुरानी चीज़ें, एसोसिएशन क्या होता है, कंकुरेंसी क्या होता है, और ये वही सारी सारी बेटा चीज़ें दी गई हैं, मेरे ख्याल से आपको पहले भी आपने पढ़ी होंगी तो अभी आपकी रिपीट हो जाएंगी, इसमें कुछ नया तो है नहीं जो मैं आपको कहूँ कि अब आप यहाँ से फिर से इसे करना शुरू कर दें, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल आ गया है, ये भी उसी का ही आया है, नॉलेज एक्विजिशन का, तो ये खैर सिर्फ आपको डायग्राम समझाने के लिए दिखाई गई, इनमें इसमें कोई इतनी ज़्यादा खास आती नहीं है पेपर के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगली मेथड जो होता है ये आपको पता होना चाहिए अगली मेथड कैसे काम करता है, ठीक है। ओके, उसके बाद एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो है ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से निकाले जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs बेटा यहाँ से निकलते हैं आपके। उसके बाद यहाँ पे स्क्रम क्या होता है, स्क्रम भी बेटा एक अगली तकनीक होती है जिसको डेवलपर जो होते हैं सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। सो यहाँ से भी आपके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन निकाले जाते हैं, MCQs निकलते हैं, RUP से भी निकलते हैं, रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस, अभी भी काफ़ी ज़्यादा MCQs मैंने यहाँ पे देखे थे, जब मैं MCQs नंबर 3 सॉल्व कर रहा था जो कि 15 नंबर का आया था, वो भी वहाँ से इसमें से काफ़ी उन्होंने निकाले थे। उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ चेंज मैनेजमेंट इन अगली, सो यहाँ पे बस वही होता है कि स्टार्ट कहाँ से करते हैं, मिडिल कहाँ होता है, एंड कहाँ होता है, बस वही, कुछ खास चीज़ें नहीं है इसके अंदर। खैर अगर आप इसको एक बार देख लें तो अच्छी बात है। उसके बाद ये व्हाट काइंड ऑफ टूल डू वी नीड, सो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर वगैरह, सेपरेट शीट वगैरह, ये तो खैर बेसिक सी चीज़ें हैं, ये तो आपको खुद भी बताऊंगी। सो बहरहाल इनको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद ये चेंजिंग जब आप करते हैं रिक्वायरमेंट की तो 88% से लेकर ये 13% तक जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी चेंजेस होती हैं। उसके बाद कंपैरिजन कुछ दिया गया है, और इसके अलावा यहाँ पे मैं देखता हूँ और आपके लिए कोई चीज़ करवाने वाली है तो मैं आपको आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है जी। यूजेबिलिटी का कंसेप्ट बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूजेबिलिटी है बिल्कुल भी कितना करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, और समटाइम इन द केस ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन भी लगाया जाता है। उसके बाद ट्रेसिबिलिटी का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मैंने खैर आपको पहले भी बताया है। और उसके बाद यहाँ पे बैकवर्ड ट्रेसिबिलिटी क्या होती है, फॉरवर्ड ट्रेसिबिलिटी क्या होती है, सो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये डायग्राम जस्ट आप एक बार देख लीजिएगा अपने कॉन्सेप्ट को मजीद इंप्रूव करने के लिए, बाकी ये पेपर में नहीं आती है, मैं बार बार बता रहा हूँ।
उसके बाद ये टेस्ट कवरेज मतलब इसका कितनी परसेंटेज होती है। उसके बाद केस टूल, वो यूज केस टूल्स वगैरह अगर आपने किए हो तो ये बहुत ईजी आप जो है ना कर लेंगे। उसके बाद कैलिबर RM क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे और आप बिल्कुल यहाँ पे स्किप कर देंगे, खैर इतना खास आता नहीं है इसमें से पेपर में। ये अमाउंट कर लीजिएगा बस, ये स्टैंडर्ड वगैरह। और उसके अलावा यहाँ पे बस अब इतना ही कर लें, काफ़ी है आपके लिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इनको बहुत डीपली जाकर देखें। वेरिफिकेशन क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, वैलिडेशन क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वैलिडेशन और वेरिफिकेशन का। काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में बहुत बड़ा वैसे फ़र्क है। अक्सर हम लोग इसको सिमिलर कर देते हैं, एक तरह समझते हैं, बट इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बेटा क्या होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। CS 504 के लेक्चर मेरे आप वॉच कर लीजिएगा, आपको वहाँ से इन चीज़ों की सारी की समझ आ जाएगी। मैंने वहाँ पे बड़ी डिटेल में इसको क्लियर किया था। उसके बाद साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इसके अंदर वही पुराना फार्मूला लगा हुआ है, Vg इज इक्वल टू E माइनस n प्लस 2। सो E इज इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। और यहाँ पे V इंटू जी जो है ये आपके साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी को यहाँ पे नोमिनेट कर रहा है। उसके बाद इसका ये फार्मूला यहाँ पे लिखा है जिसको आपने पुट करके सॉल्व कर लेना है, और इसमें से न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं समटाइम। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक जो है अच्छे तरीके से समझ आ गई। फिर भी कोई जहन में क्यूरी हो, को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह किस बुक के आपको लेक्चर चाहिए मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह उस चीज़ के मैं डिटेल लेक्चर आपके लिए ले आऊँगा। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।